अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदके जाऊँ अपने मुर्शद के। ये क्या कर रहे हैं जी साहब? बस अल्लाह लोग के समझ नहीं आ रही, अद्धी लुड़ियाँ डाल रहा हूँ, अद्धा बस सीरियस होके फिर रहा हूँ। सुबह सुबह जजानों के वक्त उठाऊं, मैंने कहा जो मेरी मुर्शद पाक की तरीक है, तरीके जाना है मेरे मुर्शद ने। मैंने जनाब सोचा कि अगर तो मुर्शद मेरा बाइयत बरी हो गया तो फिर तो लुड़ियाँ डालूंगा, और अगर मुर्शद मेरे को अल्लाह ना करे कहीं सजा से जो लंबी चौड़ी सुना दी तो फिर मैंने पिंडी वाली खाला से फोन पे बात कर ली थी। मैंने कहा आलूओं वाले परांठे पका देना देसी घियो के, पहली रोटी मैंने देने जानी। वो मेरी सारी स्कीमें रह गई। मैं सोच रहा था चलो रोटी के बहाने मुर्शद की ये आदत हो जाएगी। अच्छा। सजाई अदालत ने मुर्शद को 30 सेकंड की सुनाई है। मैंने फटाट काल मिलाई है खाला को, मैंने कहा सिर्फ 30 सेकंड है, फटाट परांठे तैयार करो। खाला आगे से गर्मी खा गई, उसने कहा पुत्र 30 सेकंड से आलू ही नहीं गलने, फिर कच्चे आलू ही ले जा मुर्शद। मैंने कहा शाबाश खाला, कच्चे आलू ले जाओ, मुर्शद मेरा कसौन मार मार के मेरे मुंह पे आलू डाल दे। अच्छा ये बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या थी? यार मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मेरा मुर्शद पावे बाहर रहे पावे जेल में रहे, मेरे मुर्शद को तती वहा न लगे। कौम को चाहे जितनी मर्जी तती हवा लगती रहे। क्यों यार कौम क्यों तती वहा लगे, मेरे मुर्शद की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं। हलीम तबीयत के बंदे हैं मेरे मुर्शद। वैसे तुम ही इतने टेंस हो, मेरे ख्याल में मुर्शद तो तुम्हारे आज बहुत खुश होंगे। क्यों जी? मुर्शद को खुशी होना चाहिए, मुर्शद की दिली मुराद पूरी हो गई है। यार मुजरम करार पा गए हो, तुम कह रहे हो कि दिली मुराद पूरी हो। यार कौन सा मुल्जिम कौन सा मुजरिम, ये मुल्जिम और मुजरिम का फर्क जो है ये उन माशरों की या उन मुल्कों में किसी चिड़िया का नाम हुआ करता है जिन मुल्कों में इखलाकी नाम इखलाकी अकदार हुआ करती हैं। हमारे यहाँ हमारी सियासत में कौन सी इखलाकी साख है, कौन सी इखलाकी कदरें हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे मुर्शद की भरपूर कोशिश थी कि इसी तरह का कोई फैसला सामने आ जाता कि वो सियासी तौर पर शहीद भी हो जाते और उंगली भी ना कटवानी। यानी आज तुम देख लो ना, मुर्शद को तो उंगली भी नहीं कटवानी पड़ी, बगैर उंगली कटवाए वो शहीद हो गए। शोहदा में अपना नाम लिखवा लिया उन्होंने। अल्लाह रहमत करे, क्यों मेरे मुर्शद की उंगली कटी जाए, मेरा मुर्शद खरात पे काम करता है। उंगली कटवाना तो दूर की बात है, तुम्हारे मुर्शद का तो नाखून भी नहीं कटा और वो उनकी दिली मुराद भर आई है। यानी इससे ज्यादा सॉफ्ट सजा की तो वो तवक्को भी नहीं कर रहे थे। मेरे मुर्शद जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त भी मुर्शद को सॉफ्ट सजाएं मिलती थी। अच्छा। हाँ, मास्टर कह देते थे कि सबक नहीं ना याद किया, चलो कान पकड़ो। नहीं अपने नहीं, साथ वाले लड़के के। चलो अब छोड़ दो और कल सबक याद करके आना। तो इस केस में भी तुम्हारे मुर्शद कौम के कान पकड़ेंगे ना। कौम अब मजीद सजा भुगतेगी बेचारी। लेकिन सर जो भी है, वजीर आजम और उनकी पार्टी की इखलाकी साख तो मुतासिर हुई है इस पूरे फैसले से। कौन सी इखलाकी साख, कौन सी इखलाकियात? पहले हमारी हुकूमत या हमारे हुक्मरान कौन से इखलाकियात के मिनारे पे खड़े थे? मैं तो ये कहता हूँ कि आज के फैसले से ये एक पंथ दो का, ये क्या कहा जाता है कि एक तीर से दो, बल्कि एक तीर से कई शिकार हो गए। पीपल्स पार्टी को कई फायदे हासिल हो गए। पीपल्स पार्टी यही चाहती थी ना कि आने वाले इंतखाबात में वो शहादत के नारे लगाते हुए यानी मैदान में उतरते, सियासी शहीद का रुतबा हासिल कर लेते और सर पे कफन बांध के निकलते, मजलूमियत का लिबादा ओढ़ के निकलते, तो काफी सारे मसाइल तो उनके हल हो गए। ये सिर्फ 30 सेकंड में। यही तो कमाल है कि सिर्फ 30 सेकंड में बगैर सजा भुगते पीपल्स पार्टी ने काफी सारे मकासद हासिल कर लिए। नहीं तो ये जो सारी सियासी पार्टियां और मीडिया पीछे पड़ गया, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। ये सियासी जमातें और मीडिया पिछले 2 साल से इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है, पिछले 2 साल से यानी गुड गवर्नेंस के मुतालबे कर रहे हैं, शफाफ तहकीकात के मुतालबात कर रहे हैं, वजीरों की बरतरफी के मुतालबात कर रहे हैं। कौन सा मुतालबात पूरा हुआ है? यानी यही मीडिया, यही अपोजिशन जमातें, यही सारी सियासी जमातें हाथ जोड़ के हुकूमत से कहने का खुदा के वास्ते सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक ना उड़ाया जाए। और यही तुम्हारे मुर्शद पाक पिछले 1-1.5 माह से क्या कर रहे थे? सीने पे हाथ मार मार के खुद को शहादत के लिए पेश कर रहे थे। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अलावा कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था तुम्हारे मुर्शद ने कि वो सजा सुनाता, और वो सजा हो गई। इससे ज्यादा सॉफ्ट सजा हो ही नहीं सकती थी। तो यार मेरे मुर्शद ने तो फिर अदालत की जो सजा है उसमें अमल किया ना, उन्होंने 30 सेकंड कहा कि इधर खड़े रहे, मुर्शद मेरे खड़े रहे। तो और क्या करते तुम्हारे मुर्शद?
तो फिर और तुम बताओ और क्या करते? जो सजा होनी थी वही उन्होंने भुगतनी थी। यार कब तक हम टॉक शोज में ये सुनकर और अखबारात के कॉलम्स में ये पढ़कर सर धुनते रहेंगे कि जनाब फलां मुल्क के वजीर आजम ने मामूली सा इल्जाम लगने पर इस्तीफा दे दिया है, फलां मुल्क के सदर ने एक इल्जाम पर इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इल्जाम पर। कब तक ये दूसरे मुल्कों की मिसालें देख देख कर सुन सुनकर हम खुश होते रहेंगे? यार मेरे मुर्शिद पे को इल्जाम तो नहीं ना लगा, वो तो कह रहे थे कि खत लिखें, अब सदर को अस्तना हासिल है तो मेरे मुर्शिद ने नहीं लिखा। यार ये मुतालबा तुम्हारे मुर्शिद पाक से कोई अपोजिशन जमात का लीडर नहीं कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही थी, बल्कि इस्तदा नहीं कर रही थी, हुक्म दे रही थी कि खत लिखो। और उनके पास क्या जवाब था? अगर उनको इस्तिस्ना हासिल था तो तुम्हारे मुर्शिद पाक को अदालत से रजू करना चाहिए था, सीधी सीधी बात है। और वो बार बार इसरार के बावजूद खत लिखने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि सिर्फ यही नहीं कि खत लिखने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि सीने पे हाथ मार मार के कह रहे थे मैं नहीं लिखूंगा, यानी अदालत को इरिटेट कर रहे थे। चलो फिर अदालत ने सजा भी तो 30 सेकंड की दे दी है ना। तो आप रो क्यों रहे अजीज साहब? इसलिए रो रहे हैं कि इसके आलू वाले पराठे बीच में रह गए। यार क्या बात कर रहे हो यार, हाथ हो गई है तुम्हारे वाली। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं इसलिए नहीं रो रहा, फिर? मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि अगर मुर्शिद को सजा हो जाती तो सलाखों के पीछे से बातें करते हुए मुर्शिद कितने अजीब लगते। तो तुम्हारे मुर्शिद पहले नहीं जेल काट के आए? उस वक्त वो असिस्टेंट मुर्शिद थे, अब तो वो फुल मुर्शिद हो गए हुए। सर ये 30 सेकंड की सजा है, इसको मामूली सजा मत समझें। ये भी देखें कि ये प्राइम मिनिस्टर को हुई है सजा। यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि ये मामूली सजा है, ये बड़ी कड़ी सजा है। यानी किसी हुक्मरान के लिए, वजीर आजम के लिए ये बहुत सख्त सजा है, लेकिन ये उस सूरत में सख्त सजा है और इसकी सिग्निफिकेंस तब है अगर रिसीविंग एंड पे एक ऐसी हुकूमत होती, कोई ऐसा हुक्मरान होता जो इस सजा की अहमियत को समझता। अब तुम देख लेना इस हुकूमत ने किस तरह का इसके जवाब में कैसा वतीरा अपनाया। पहली बात सबसे यह है कि जी हम अपील करेंगे, यानी सारा दिन आपने अदालत के लत्ते लिए हैं। आपने यानी आज सरकारी टीवी पर सुन लो, उनके अरकान असेंबली फरदौस अशरफ आवान साहबा को सुन लो, उन्होंने क्या लबो लहजा इख्तियार किया है, क्या जबान इस्तेमाल की है अदलिया के बारे में। अब आप दोबारा इंसाफ के असूल के लिए, अपील के लिए इसी अदालत के पास जाएंगे। यानी क्या आप कौम के साथ मजाक कर रहे हैं? यानी पहले आप किसी तौर पर भी अदालत का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर अदालत ने आपको एक सजा दी है, जो मैं समझता हूं कि अदालत ने जुडिशल रिस्ट्रेंट का नाम दिया जा रहा है कि जनाब अदालत ने सख्त सजा इसलिए नहीं दी कि जुडिशल रिस्ट्रेंट है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये भी लॉ ऑफ नेसेसिटी की तरह का एक असूल है, जुडिशल रिस्ट्रेंट। ये क्या जुडिशल रिस्ट्रेंट क्या चीज होती है? मैं ये समझता हूं कि अदालत का काम सिर्फ फैसले करना होता है, इस बात से कतई नजर के उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके यानी अवामी तौर पर, अवामी सतह पर उसको किस तरह कबूल किया जाता है, ये देखना अदालतों का काम नहीं होना चाहिए। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। किसी लड़ाई में दो बंदे सुलह कर रहे होने तो इस तरह का बंदा दोनों के कानों में कह देता है डर गए, डर गए। नहीं, मेरी बात सुनो, जहां पर असूल की बात है वहां पर आपको स्टैंड लेना चाहिए। ये क्या बात है कि ये तो तुम, ये दूसरे जो नुक्ता नजर के हामिल लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कह तुम भी ठीक रहे हो, गलत वो भी नहीं कह रहा, या एक दोनों में से एक फरीक ठीक है ना, और जो एक फरीक ठीक है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और दूसरे का इंसाफ होना चाहिए। मुझे ना उनमें शामिल करो। मैं नहीं कहता कि क्या तुम भी ठीक रहे और गलत तुम भी नहीं कह रहे। और क्या कह रहे हो तुम? मैं तो कहता होता हूँ कि दोनों ही ठीक है भाई जी। ये भी गलत रवैया ना, दोनों ठीक नहीं है। जब एक मामले का तस्फिया जो है अदालत कराती है तो अदालत एक को गलत और एक को सही करार देती है। यार ये सारा मुद्दा मुझ पे किस लिए डाल रहे हो यार? तुमने आलू वाले पराठे नहीं बनवाए हुए? यार रहने दो, तुम मैं रेलवे स्टेशन पे रख के बेच लूंगा, मुझ पे ना मुद्दा डालो। नाज़रीन भाई एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार पाजनाद, अब कुछ दानिशवर लोग जो है तुम्हारी तरह के, वो ये तुम्हारी तरह के चलन है सही, और तरह के कर लेते हैं। दानिशवरों की भी कई किस्में होती हैं, जिस तरह अम्ब मुख्तलिफ किस्मों का होता है ना, कोई लंगड़ा होता है, कोई चौंसा। अच्छा सीरियस बात करो यार, बताने तो दो। मेरी बात करो, क्या कहने लगे? बच्चों को समझाने के लिए मसाले देनी पड़ती हैं। जी जी। कुछ दानिशवर जो है वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे मुल्क के अंदर केओस पैदा हो गया है। केओस तो पैदा हो गया, बिल्कुल ऐसा है। ये जो अपना मंदी पड़ गई है स्टॉक एक्सचेंज में, कारोबार
हाँ, बड़ा सख्त डैमेज हुआ है। अच्छा यार, ईमानदारी से तुम बताओ, ये केओस आज के फैसले के बाद पैदा हुआ है? यार इस केओस ने गुज़िश्ता कई महीनों से इस पूरी कौम को जकड़ा हुआ है बुरी तरह से। ये देखो बात लंबी कर रहा है, जरूर ये गल बताएगा जरूर। यार मुर्शिद मेरे पे कड़ा वक्त आया हुआ है यार, जाने दो। कोई कड़ा बड़ा वक्त नहीं आया हुआ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे मुर्शिद को। यार कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जी जितने हालात खराब हो रहे हैं ना, ये ना हो के फौज ही आ जाए। कोई फौज वौज भी नहीं आएगी, ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे जिस तरह गुज़िश्ता कई माह से चल रहे हैं। तो इस मामले के जितने भी फरीक हैं इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। ये अभी मामला है, ये जो तुम्हारे मुर्शद का है, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे, अपील दर अपील का मामला आ जाएगा और इसी तरह मामला चलता रहेगा। किसी के खिलाफ कोई सजा वजा नहीं होगी, इतना वक्त है कि इलेक्शन आ जाएंगे। और तो फिर इस मसले से बाहर कैसे निकला जाएगा? इसका हल क्या है? कोई कह रहा है जी फौरन इस्तीफा देना चाहिए वजीर आजम को, कोई कह रहा है जी नहीं फौरन इलेक्शन कराने चाहिए। ये हमारे सलमान गनी साहब जो हमारे ये दुनिया टीवी के दानिश्वर हैं, उन्होंने दिया रिपोर्ट के जी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं भाई जी के सारे मिलके तो हम एक नया वजीर आजम मुंतखब करते हैं और उसको बना लेते हैं वजीर। ये बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी तजवीज़ है, मस्बत तजवीज़ है और इस बहरान से निकलने का एक ही रास्ता नज़र आ रहा है कि तमाम सियासी जमातें सर जोड़ कर बैठ जाए और एक मुत्तफ़िका नया वज़ीर आज़म, अबूरी वज़ीर आज़म इलेक्शन तक सामने ले आए। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के इंतहाई ईमानदारी से के साथ जवाब दो, क्या ये मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि इट इज़ सिंपली आउट ऑफ क्वेश्चन। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जरदारी साहब भी इस तजवीज़ को ओन कर लें। कभी भी नहीं हो सकता। जो नया वज़ीर आज़म या अबूरी वज़ीर आज़म आएगा, अदालत उससे मुतालबा नहीं करेगी कि आप भी ख़त लिखें। क्या ये जो नया अबूरी वज़ीर आज़म होगा ये उसको ये इस्तिस्ना हासिल होगा कि वो ख़त लिखने का पाबंद नहीं होगा? वो भी ख़त लिखने का पाबंद होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या यानी जरदारी साहब जिन्होंने पूरी ये बिसात जो बिछाई थी वो आने वाले इंतखाबात के लिए बिछाई थी, क्या वो इतनी आसानी के साथ ये सारा मामला सरेंडर कर देंगे कि सारा मामला एक अबूरी वजीर आजम और वो भी नवाज शरीफ साहब की रजामंदी से सामने आने वाले वजीर आजम के हाथों में सारी बागडोर दे दें? ये इट इज सिंपली इम्पॉसिबल यार। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, सलमान गनी साहब ने तो ब्रेकिंग न्यूज दी है। यार यही तो मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी खूबसूरत और मुस्तहसन तजवीज़ है, लेकिन ये बज़ाहिर नाकाबिले अमल नजर आ रही है। इसको कोई भी इस पर अमल करने के लिए खास तौर पर पीपल्स पार्टी इसको कभी भी कबूल नहीं करेगी। हाय हाय हाय, मुर्शद मेरा बेचारा आज कह रहा था कि देखो कोयलों के कारोबार में हाथ तो काले होते ही हैं, देखो जरा फूलों की तरह का चेहरा मेरे मुर्शद का, और आज कभी ना के इजलास में कोयलों की मिसालें थे। तुम्हारे मुर्शद ने क्या मिसाल दी है? सियासत कोयलों का कारोबार होता है यार, खिदमत का नाम है सियासत। यार कोयले वो जो काले होते हैं अंगीठी पकाने वाले, उसकी बात नहीं की मेरे मुर्शिद ने। अच्छा। कोयल जो कोयल कूकती है मोहब्बत का सिंबल होता है। अच्छा। मुर्शिद कहते हैं कि मोहब्बतों के जब बिजनेस होते हैं, आवाम के साथ मोहब्बतें बांटी जा रही होती है, तो फिर ऐसे ही होता है। बड़ी मोहब्बतें बांटी हैं तुम्हारे मुर्शिद ने। मोहब्बतें बांटी हैं तो देखो ना जरा, आज मुल्तान में फिर मुर्शिद का कैंडिडेट जीत गया। हाँ, आज मुल्तान शहर में पीपल्स पार्टी की जो सूबाई असेंबली की नशिस्त पर फतह है वो वाकई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और गालिबन 30 बरसों के बाद पीपल्स पार्टी इस नशिस्त पर कामयाब हुई है। और जो लास्ट इलेक्शन में 20-25 बल्कि 30,000 वोटों के फर्क से पीपल्स पार्टी ये नशिस्त हार चुकी है। हाय हाय हाय, देखो यार मुर्शिद के मुखालफिन भी मान रहे हैं। यार ये बात तो मानने वाली है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि कुछ अरसा पहले तुम्हारे मुर्शिद के बेटे ने इसी मुल्तान में 94,000 वोट हासिल करके सबको हैरान कर दिया था, यानी अपने मुखालिफिन को दांतों में उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। नहीं, ये बात तो दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन ये जो जनूबी पंजाब में खास तौर पर पीपल्स पार्टी की एक फतवात का मुसलसल सिलसिला है, इस हवाले से मेरा ख्याल है कि ये जो राय आमा के हवाले से जो मीडिया के अंदाजे हैं और तहरीक इंसाफ या दीगर अपोजिशन जमातों के जो दावे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा सुकम मौजूद है, ये बात माननी पड़ेगी। अच्छा पाजनायत, तुमने देखा कि आज ये जो फैसला सुनाया गया इसके हक में भी और इसके खिलाफ भी बड़े मुजाहरे हुए हैं, बल्कि कुछ लोगों ने बंदूकें भी चलाई हैं। एक बंदे ने तो मुझे हंसा ही दिया। क्या? बेचारा माड़ा सा बंदा था, साइकिल पे चढ़ के बंदूक चलाई तो नीचे गिर गया चढ़। मेरे ख्याल में इस तरह के जो एहतजाजी मुजाहरे या खैर मकदमी मुजाहरे होते हैं वो कभी भी राय आमा को गेज करने के सही पैरामीटर्स नहीं हुआ करते।
ये देखो ना, मीडिया जो चाहे दिखा दे। ये अब कहा जाता है कि जनाब जब मुशर्रफ आया था, नवाज शरीफ की हुकूमत को रुखसत किया गया था, तो पूरे मुल्क में मिठाइयाँ बांटी गई थी। भाई ये बात कैसे साबित हो सकती है कि करोड़ों लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी? अगर एक अखबार में मुख्तलिफ शहरों के दो जो लोग हैं वो मिठाइयाँ तकसीम करते हुए उनकी तस्वीरें खींचकर अखबारात में 30-35 तस्वीरें शाया कर दी जाए, तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि पूरे मुल्क में मिठाइयाँ तकसीम की गई? आज अगर दो यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुजाहरे कहाँ देखने में, इवन जहाँ पर तुम्हारे मुर्शद पाक के बेटे ने 94,000 वोट हासिल किए थे, वहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहरा करने वालों की तादाद है वो 20 से 25 के दरमियान थी। अब बिल्कुल तुम ठीक कहते हो। और ये भी होता है कि ये जो मिठाइयाँ बांटने वाले लोग होते हैं, ये असल में मिठाइयाँ बांटने वाले नहीं होते, ये तस्वीरें खींच के मुख्तलिफ अखबारों में बांटने वाले होते हैं, और बाद में मिठाइयाँ खाने वाले लोग होते हैं। मैं समझ रहा हूँ ये जो तुम इशारा कर रहे हो। अरे इस तरह के जो खाने वाले लोग होते हैं ना, मौका परस्त, उनको कलाकंद बहुत पसंद होती है, वो ज्यादा मीठी होती है ना, और वो तड़ खाते हैं, शीरे से सारे हाथ लपेट लेते हैं, और खीर ऐसे लोगों को कीड़ियां चढ़ जाती। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात कमर ज़मान कायरा का कहना है कि ऑपोजिशन को कीड़े निकालने की आदत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कमर ज़मान कायरा साहब, इसमें तबसरे वाली कौन सी बात है? ये अपोजिशन को कीड़े निकालने की आदत पड़ी हुई है, तो फिर हुकूमत को दांत निकालने की आदत पड़ गई है। जाहिर है एक फरीक कुछ निकालेगा तो फिर दूसरे ने चुप करके तो नहीं ना बैठना, उसने भी तो फिर कुछ ना कुछ निकालना ही है ना। वैसे सियाने कहते हैं कि अगर अपोजिशन को कीड़े निकालने और हुकूमत को दांत निकालने की आदत पड़ जाए ना, तो फिर वो सोटी वाला डॉक्टर आता है बड़े बूट पहन के। अच्छा। वो फिर आके सिर्फ कीड़ा नहीं निकालता, जिस दांत पे कीड़ा बैठा हो ना वो दांत भी निकाल देता है। फिर कीड़े निकालने वाले भी और दांत निकालने वाले भी 8-8, 10-10 साल यहाँ पे हाथ रख के जमहूरियत की बहाली के राग लापते रहते। और फिर कुछ अरसे के बाद ये कीड़े और दांत निकालने वाले में से ज्यादातर लोग वक्त निकालने के लिए आवाम की चीखें निकालने वाले डॉक्टर के साथ मिल जाते हैं। खैरियत है, आज बहुत गहरी गुफ्तगू कर रहे हो। गहरी गुफ्तगू क्या मतलब? को टोया निकाल के मैं बीच में बैठा हूँ या खूह में लटक के तबसरा कर रहा हूँ? हमेशा मेरा अक्लमंदों वाला ही तबसरा होता है। एक बात याद रखना, कश्मीरी या बहुत रजा हुआ हो या बहुत भूखा हो तो वो बड़ी अक्ल वाली बातें करता। इसका मतलब आज तुम पेट भर के खाना खा के आए हो। लो कैसा सियाना है, दूसरी बात पे नहीं गौर कर रहा, पेट भर के खाए, बस शुक्र है। चलो, अमेरिका की पाकिस्तान के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। अभी कोई कसर बाकी है? हद हो गई है। वैसे ही इस चाचे अमेरिका ने और क्या पाबंदियां लगानी है भाई? अगे थोड़ी पाबंदियां हम पे अमेरिका की तरफ से। इसका वैसे हमारे पिंड के चौरी वाला हाल है अमेरिका का। हमारे पिंड का चौरी था ना, अपने कामे के ऊपर उसने 30-35 मुकदमे दर्ज करा दिए। फिर एक दिन उसे बुला के कह रहा, गाल से चुप करके मेरी जमीना ते काम करी जा। मैनू एवं फिर गुस्सा चढ़ गया ना, तो फिर ना कभी चौरी ने बुरी की थी मेरे नाल। 35 पर्चे तो तुमने पहले कटवा दिया, और क्या तुम बुरा करोगे? हद हो गई है। वैसे ये अमेरिका अब हम पाकिस्तानियों पर मजीद क्या पाबंदियां लगाएगा जी? शेव करके मुंह पे फटकड़ी नहीं मारनी, क्या गर्म हो तो उसे भूख नहीं मारनी, पशौरी चप्पल के साथ जिराबें जरूर पहननी है, बनैन उतारने से पहले कमीज नहीं उतारनी, टीका लगे तो उई नहीं करना, और 50 साल से पहले ब्याह नहीं करना, को हारन मारे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, गली में डांस करता हुआ खुसरा नहीं देखना, फांसी लेते हुए मुंह नहीं खोलना, और 500 तो बाद अकाउंट नहीं खोलना। क्या फजूल बातें कर रहे हो? ये अमेरिका की पाबंदियां है यार। अमेरिका के खिलाफ शर्त नहीं लानी, ते गोडे दे उत्ते दर्द वाली दवाई नहीं लानी। ये अमेरिका ने पाबंदियां लगानी है ना आइंदा हम पे। आगे क्या खबर है? शहबाज शरीफ को काबीना के खुसूसी इजलास में ना बुलाने की वजह इनका जज्बातीपन है, उनसे बचना चाहते हैं कमरुज़्ज़मान कायरा का बयान। जज्बातीपन क्या मतलब? वज़ीर आज़म की तकरीर सुन के रोने लग जाते हैं। ये जो पिछली एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या शहबाज शरीफ जज्बाती होकर पखे पे चढ़ गए थे? वैसे तुम मुझे सीरियसली बताओ कि गवर्नमेंट के पास कोई जस्टिफिकेशन है इस बात की कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को कैबिनेट मीटिंग में नहीं बुलाया गया? इससे पहले जब वो जाते थे कैबिनेट के इजलास में उस वक्त वो गैर जज्बाती होते थे। यार हो सकता है किसी इजलास में शहबाज शरीफ ने फरदौसा शिकवान पे 4 ओढ़ दी हो, या मेज के नीचे से कायरा साहब के अंगूठे पे अड्डी मार दी हो।
को होगी ऐसी बात तो वो कह रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कह रहे। कायरा साहब भी बड़े नफीस आदमी है, एवं नहीं उनकी फक्की बिकती। और ये बाकी कीम तो पेट दर्द की फक्की बनाती है ना, कायरा साहब वाहिद आदमी है जो सिर दर्द की फक्की बनाते हैं। बहरहाल यार, जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है वो इंतहाई हल्की है। यार मेहनत कर, हसद न कर। बहुत अच्छी उनकी जस्टिफिकेशन है। शहबाज शरीफ साहब हो जाते हैं जय बात ही, तुम्हें नहीं ना पता। पिछली तकरीर में भी तकरीर करते करते उन्होंने वजीर आजम की आंख में उंगल काट मारी। वो तो फिर कायम अली शाह साहब ने मुर्शद की आंख पे रुमाल रख के फूंक मारी और फूंकनी बजी। फिर राजे परवेज अशरफ ने कायम अली शाह साहब का लक दबाया तो फूंक बजी। बहुत सही बात है यार शहबाज शरीफ साहब, तुम्हें नहीं पता। आगे क्या है? एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक घर की सफाई, खाना पकाना और बर्तन धोने समेत तमाम घरेलू सरगर्मियां सेहत के लिए मुफीद हैं। अब सुनाओ, अब अमेरिका वालों ने भी वही तहकीक की है ना जो मैंने तुम्हें कुछ साल पहले से कहना शुरू किया। मैंने उससे पहले ही कहा था ये अमरीकी नहीं अजीजी तहकीक है। बिल्कुल है। मैं को घर में को डर के नहीं काम करता, तुम मुझे हमें डरने के ताने देते रहते हो। अल्लाह के फजल से घर में रोब है मेरा। मैं ये एक्सरसाइज के लिए बर्तन मांजता हूँ, अच्छा। वर्जिश करने के लिए मैं झाड़ू झाड़ू देता हूँ। अब खाड़े छाड़े तो सारे बंद हो गए हुए हैं, कहाँ बंदा जाके बैठने लगा है। अब बौकर हाथ में पकड़ के तो फर्श पे शुरू हो जाए बंदा, साथ साथ सफाई साथ साथ एक्सरसाइज। अब कहाँ पे जाके बंदा डंबल फेरे, उधर से बड्डी पराते पकड़ के जब मांजो आप लोग ऐसा ऐसा डवला बनता है। एवं नहीं तुम्हें ये अच्छी सेहत नजर आ रही? ये सारी एक्सरसाइज है जो मैं घर में करता हूँ। पर जाए तुम्हारी तो मिन्नतें करती रहती है जी साहब ना करे, खुदा के लिए शर्मिंदा ना करे। अच्छा। ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूँ नहीं पढ़िए लोग, मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ। पतीला भी इधर दे दो, मैं खुद ही मांजूंगा, छोड़ दो तुम, छोड़ दो। मेरी मिन्नतें करती है कहेगी जी साहब थोड़ी सी सेहत मुझे भी बना लेने दो। मैं कहता हूँ नहीं पढ़िए लोग, जितनी तुम्हारी सेहत है उसमें ही मेरे सिर में 36 जगह पे रोबड़े पड़े हुए हैं। ज्यादा सेहत बना ली तो क्या होगा, इधर पकड़ा दो खुद सर। मैं तो अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते से कपड़े भी धोने शुरू कर रहा हूं, जाले भी खुद उतारूंगा। मैं तो हैरान हो गया हूँ, इतनी सेहत बढ़ी है मेरी इन कामों से। एक दफा मैं बड़े स्टूल पे खड़ा होकर तो छत वाला पंखा साफ कर रहा था। अच्छा। वो नीचे से स्टूल अनबैलेंस हो गया, मेरे पाँव के नीचे से निकल गया। मैंने एकदम पंखा उचक लिया, लो जी मैं पंखे के साथ लटक गया। मैंने तुम्हारी परजाई गवाही मारी, पहले बैठ के पड़ी लोग सेवियां खा रही। अच्छा। कहती है ये फिक्र ना करो, सेवियां मुका के माँ भी आ रही। अब सेवियां तुम्हें पता है इतनी इतनी लंबी होती हैं, वो खाते हुए उसे पौना घंटा लग गया। यार मैं पौना घंटा लटका रहा हूँ पंखे के साथ। अमान से मैं जरा भी नहीं थका, मैं हैरान हो गया। तो फिर भाभी ने स्टूल उठा के आपके पैरों के नीचे रख दिया? नहीं स्टूल नहीं रखा, उसने उठ के पंखा चला दिया। ला जी मैं चक्री लगा के जोर से कंध के साथ वाज के नीचे गिरा हूं। हैरान हो गया मैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ यार। जबरदस्त। ये होते हैं घर के काम करने के फायदे। चलो अब मैंने अपना किस्सा सुनाया, तुम भी अब अपना किस्सा सुनाओ। मेरा कोई किस्सा नहीं है। शर्माओ ना यार, सुना दो। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार सुनाओ यार, माशाल्लाह इतनी सेहत तुम्हारी ऐसे नहीं बनी हुई, सुनाओ। चलें जी साहब, व्यूअर्स की भेजी हुई तस्वीर पर तबसरे के लिए तैयार हो जाएं। हाँ जरूरी जरूरी है, जरूरी है। अब तो मुझे मोहल्ले में भी लोग कहते हैं कि ये जरा इस फोटो पे तबसरा तो करना। अच्छा। वो खंबे पे नहीं जो फोटो लगी होती, नीचे 2 हड्डियां और ऊपर मुंह, और बच्चे इकट्ठे हो गए कहते हैं ये साहब इस फोटो पे तबसरा करो। फिर क्या तबसरा किया आपने? मैंने कहा बेटे ये जो नीचे 2 हड्डियां ना, ये लोड शेडिंग की वजह से आवाम की बन गई हुई है, और ऊपर जो डरावना मुंह है ये वाप डाका है। अच्छा पहली तस्वीर देखें, ये लें। वाह जी वाह, ये जिन दिनों अमेरिका के ड्रोन हमले बंद कराए थे ना, ये फिर अपने वेड़े में अमेरिकी प्रैक्टिस करते रहे हैं ड्रोन हमले की। ये जहाज के अंदर घुस के ना तो दौड़ के अपने अफसर के पास जाके करते थे। तो अफसर एकदम डर के अंग्रेजी में कहता था, पर हमारा मैनू ही ड्रोन डे है, एडे तेरे ड्रोन हमले, ये ड्रोन हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगली क्या पिक्चर है, ये देख लें। ये क्या है? अजीज साहब, ये एक इस्त्री के ऊपर पिज्जे का पीस रखा हुआ है और ड्रायर से उसको गर्म किया जा रहा है। वाह वाह वाह, ये हमारे इलाके की को फोटो लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ ही लोड शेडिंग इतनी को होती है कि जरूरत इजाद की नानी बन गई। देखो जरा, लोग ओवन में पिज्जा गर्म करते हैं, ये आयरन में पिज्जा गर्म कर रही है।
इससे पिए के वाट भी निकल जाते हैं और ड्रायर से पिया क्रिस्पी भी हो जाता है। ड्रायर से वाल खुश करें तो क्रिस्पी नहीं हो जाते, इसलिए ये इस्तेमाल हो रहा है। अगली कौन सी तस्वीर? अगली तस्वीर देख लें, ये लें। वाह वाह वाह, ये दरवाजे को हैंडल लगा हुआ है हाथ नुमा। जी जी, बल्ले बल्ले बल्ले, ये मुझे लग रहा है कोई सरकारी दफ्तर है। हाँ हाँ, वो कहते नहीं है लम्बे हाथ कानून दे। इसका मतलब ये है कि कोई साइल आए बाहर ही हाथ मिला के तो निकल जाए। नहीं यार, ये जो हाथ की पोजीशन है ये पाकिस्तानी दफ्तर नहीं लग रहा। क्यों? ये देखो ना, हाथ ऐसे है, ऐसे। अच्छा, अगर ये पाकिस्तानी दफ्तर होता तो फिर हाथ ऐसे होता। आगे से अगर बंदा ना करता तो फिर हाथ कहता। इस हाथ के बारे में ही आजकल अवाम कह रही है ना कि यार साढ़े नाल ते हाथी हो गया। अगली क्या तस्वीर है जी? ये देख लें। वाह 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 वाह, ये देखो यारा, जूतों के नीचे वो फर्श साफ करने वाली टाकियां लगाई हुई हैं। इस तरह के जूते खरीद लो, मैं तुम्हें सही कह रहा हूं, बड़ी सेहत ठीक रहती है। आराम से ये जूते पहन के तुम घर का फर्श साफ कर सकते हो। अगर ऊपर से मेरी तरह का कोई मुअज़्ज़ज़ दोस्त आ जाए तो फौरन डांस शुरू कर दो। उसे कह दो भाई जी नहीं नहीं, मैं घर का काम नहीं कर रहा, मैं तो डांस कर रहा। तुम्हारे पास इन जूतों के कितने जोड़े? ये तुम्हारी तरह के मॉडर्न लोगों के लिए होते हैं, अमीर लोगों के लिए। हम तो वही सीधा सीधा पोछा। ये जूते तो अमीर घरों में होते हैं, और ये ऐसे जूते हैं कि घर का फर्श भी साफ कर देते हैं और खामद की तबीयत भी साफ कर देते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं 2 in 1। चलें जी साहब, अब अगली तस्वीर देख लें। दिखाइए जी। ये लें। आहा हा हा, इसे कहते हैं भागते चोर की लंगोटी सही। यार चोर नहीं है वो, एसी ठीक कर रहा है। जी, बहुत अच्छे, इतने खतरनाक मकैनिक है ये। उफ, ऊपर से 2 बंदों ने पकड़ा हुआ और लटक के देखो एसी साफ कर रहा है। यार ये मकैनिक की मेहनत छोड़ो, मुझे तो ये ऊपर वाले दोनों बंदे जो है ना, ये बेवकूफ से लग रहे हैं। देखना तुम होना क्या है। जब मकैनिक ने नीचे से कहना है ना भाई जी एसी ठीक हो गया है, इन्होंने एकदम छोड़ के कहा ओ जिंदाबाद, मिस्त्री थले गया पड़, एसी भी ठीक हो गया और बिल की भी बचत हो गई। बिल्कुल। ये अमेरिका हमारे साथ इसी तरह कर रहा है ना। अच्छा, सारा काम हमें पुट्ठा लटका के करा लेता है। जब हम कह देते हैं काम हो गया तो हमें छोड़ के तो ताड़ियां मारनी शुरू कर देते हैं। हम पीछे मुद्दे पड़े होते हैं। वेरी नाइस, वेरी वेल सर। अगली तस्वीर देखें। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये। यार वो तो खड़ा है, अब थक के बैठ गया। अमान से। हाँ जी जी, शाबाश, अक के उसने सिगरेट भी लगा लिया, वो देखो ना धुआं भी उठ रहा है, और सिगरेट भी पी रहा है और मांग भी रहा है चौक में बैठ के। वो पुलिस ऊपर से आ जाता तो कह देता नहीं नहीं मैं मांग तो नहीं रहा, मैं तो सिगरेट पी रहा हूँ। और अगर कोई नशाई आ जाए तो कह देता नहीं नहीं मैं सिगरेट नहीं पी रहा, मैं मांग रहा हूँ। वैसे जितना ऊंचा ये बैठा हुआ है इसे कौन भीख देता होगा? ऊपर से को कव्वे चीले उड़ते हुए एक तरस खा के खरात फेंक जाते होंगे, बाद में जेब से टिश्यू निकाल के खरात साफ करता होगा। हाय अमरीकियों, हजारों मील दूर जा जाके जंगे लड़ रहे हैं और अपना स्टैचू नशे पे लग गया। हाय हाय, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ, किसी का स्टैचू नशे पे न लगे। सारी दुनिया उसे देख रही होती है यार, कोई बड़ी बात तो नहीं। अजीज साहब अगली तस्वीर देख जी लें। जी दिखाएं ये दिखाएं। लें। वाह 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 वाह, इधर तो देखो यार, बल्ले 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 बल्ले, मौसमियां और किन्नू इकट्ठे करके उन्होंने हाथी बनाया है। जी, लो जी, जिस तरह की इसकी सेटिंग हुई है ना, इसमें से एक माल्टा खींच लो सारा हाथी खिलर जाएगा। क्या फायदा यार इतनी मेहनत करने का, किसी दिन पता चले भाई जी सारा हाथी गिद्दड़ चूस गए। हाँ हाँ, उधर से को पुलिस वाला गुजर रहा था, उसने बताया भाई जी लो देखो हाथी कत्ल हो गया जी, वो हाथी तो छिल्लड़ पे जी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कस्म पुरसी पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में आज एक मरतबा फिर हमने जहमत दी है मुल्क के मशहूर फिल्म डायरेक्टर जनाब हीरा सुपरहिट। शाबाश, आपने कसम कुर्सी पे बात करनी है। जी जी, वो पिछली दफा तो ज़बून हाली पे बात हो रही थी, मैं तो रशीद साजिद साहब को तरले कर करके तो ज़बून हाली पे डायलॉग लिखवा के लाया हूँ, आपने कसम कुर्सी शुरू कर दी। सरकार एक ही बात है। नहीं नहीं जनाब, एक बात कैसे हो सकती है, हद हो गई आप वाली।
जुबू हाली वो होती है जो मुंह जबानी सुनाई जाए, कसम पुरसी वो होती है जो कसम उठा के सुनाई जाए। बहरहाल मैं एक सीनियर आदमी हूँ फिल्म इंडस्ट्री का, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कसम पुरसी पे भी बात कर सकता हूँ। अच्छा चले, कसम पुरसी पे बाद में बात करते हैं। पहले ये फरमाइए, आपकी जात के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। आपकी तालीम क्या है? तालीम मेरी में भी बड़ी कसम पुरसी पाई जाती है। अच्छा, क्यों? तालीम मैंने सारी बाहर से हासिल की। अच्छा, बाहर से तालीम हासिल? वो उस्ताद मुझे बाहर खड़ा कर देता था, फिर जो अंदर से उसकी आवाज आती थी वो मैं हासिल कर लेता था। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैट्रिक विद साइंस, अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जी, इन 3 मजमूनों में फेल था, बाकी मैंने मैट्रिक पास कर लिया। मेरा मतलब है फिल्म साजी के मैदान में भी कोई तालीम हासिल की आपने? देखिए जी, वैसे तो आर्ट एक ऐसी चीज है कि बंदा माँ की गोद से लेके कब्र की दीवारों तक इसे सीखता रहता है। वैसे मैंने एक बाकायदा डिप्लोमा भी हासिल किया। अच्छा, डायरेक्शन में? नहीं जी, इलेक्ट्रीशियन में। आप हंस रहे हैं, मैं इस डिप्लोमे की क्लास का वाहिद स्टूडेंट हूँ जो पीछे से मेन स्विच बंद किए बगैर हाथ से गर्म तार में रोल लेता। यकीन करें कि अपनी जान पे खेल के मैंने ये डिप्लोमा हासिल किया। हाँ जी जुनैद साहब, मैंने तो एक दफा गर्म तार दांतों के साथ छिलने का मुजाहरा भी किया था। बहुत बुरी करंट लगी मुझे। ये जो मेरा तालू के साथ कान लटक रहा है, ये उस करंट की वजह से लटक रहा है जनाब। अच्छा हीरा साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एक इलेक्ट्रीशियन का फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है? और बेटे, ये फिल्म इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका ताल्लुक इलेक्ट्रीशियन से ही होगा और तरखान से होगा। और वैसे भी आप देखें ना, डायरेक्टर सबसे पहली बात ये करता है लाइट ऑन, और सीन खत्म होता है तो कहता है लाइट ऑफ। ये इलेक्ट्रीशियन से अच्छा और कौन कह सकता है, मुझे बताएं। वो टाइम पे अगर लाइट ऑफ कराई ना, तारे गर्म होके सारी सड़ जाएंगे। फिल्म आपने क्या बनानी है? इनकी तालीमी काबिलियत तो तुमने देख ली है, अब फिल्म इंडस्ट्री की ज़बूं हाली है कसम पुरसी पर, क्या बात करें इनसे? नहीं, एक बात करें, या ज़बूं हाली या कसम पुरसी, प्लीज। वैसे हीरा साहब कहाँ गए उन जैसे डायरेक्टर? मसूद परवेज, रियाज शाहिद, हसन तारिक असलम डार, नजरुल इस्लाम जैसे। शाबाशी। अब आ जाके इनके पास सिर्फ एक सैयद नूर रह गए। नहीं भाई जी, मैं आपको बताता हूँ, असल में हुआ ये है कि पहले जो पार्टी होती थी ना जी, वो आके डायरेक्टर को फंसाती थी कि हमें फिल्म बना के देगा। अच्छा। अब डायरेक्टर पार्टी फंसाने बेचारे निकले हुए। जिस बेचारे को प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद बिकती है, उसके पास डाकू बाद में पहुंचता है, फिल्म डायरेक्टर पहले पहुंच जाता है। कभी बेचारा बोल्टन मार्केट फिर रहा है, कभी आजम कलाथ मार्केट फिर रहा है, कभी सूए बाजार फिर रहा है, कभी गांव में किसी बड़े चौधरी के पास गया हुआ है। अच्छा। बड़ी मुश्किल से पार्टी फंसती है जनाब। आर्ट की एवं नहीं खिदमत होती। आपके इस खादम ने भी आर्ट की खिदमत के लिए बहुत खाक छानी है। ओए 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 ओए। अच्छा। 28 मील साइकिल चलाई है जनाब, गलियों महलों में आवाजें लगाई हैं जाके, फिल्म बनवा लो, फिल्म बनवा लो। और अल्लाह के फजल से मैंने खुद अपने मुंह से आवाज लगाई है। ये बाकी रेडियो वाले तो वो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करा लेते हैं ना। मैं ऐसा फनकार नहीं जो पीछे टेप लगा के आगे गाना सुना दे। ना ना ना, ना। अच्छा। लाइव आवाज लगाई है मैंने, फिल्म बनवा लो। ये ओ क्या है? ये वैसे ही है ना जी, जैसे वो नहीं, ये गाना अपना प्रीत तो मेरे न ब्याह कर ले ये लह का बच्चा है छोटा, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए जनाब ये होता है। सो मैंने भी बड़ी मेहनत की है जनाब फिल्म इंडस्ट्री के लिए। मैंने तो जिसके हाथ में महंगी सिगरेटों की डब्बी देखी है उसके पीछे चल पड़ा हूँ, भाई की फिल्म ही बनवा लो। होए 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 होए। एक दफा एक बंदे के हथे में चढ़ गया, उसको कह बैठा, मैंने कहा जनाब मैं आजकल वेल लाऊंगा, मुझसे फिल्म ही बनवा लो। ले गया मुझे अपने घर। अच्छा। पहले उसने जाके मुझसे वेड़े में कुकड़ियों का खुड्डा बनवाया, फिर दोपहर को उसने मुझसे खाना बनवाया, शाम हुई तो मोटरसाइकिल चढ़ाने वाली कीसी बनवाई। तो इस फन की खिदमत के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले। अच्छा। हाँ, पापड़ों से याद आया, मैं बसों में पापड़ भी बेचता रहा हूँ। अच्छा। जी जी, मैं और प्रेमनाथ भुजी दाल और पापड़ बेचते थे, और मैं तो करारे पापड़ बेचता था। अब देखे ना, जो करारे पापड़ बेचता है उससे ज्यादा अच्छी करारी फिल्म कौन बना सकता है? हीरा साहब, यही तो प्रॉब्लम है कि आप करारी फिल्मों के पीछे पड़े हुए हैं। कोई सोशल फिल्म भी तो बना सकते हैं आप। लो, सोशल फिल्म की स्टोरी तो मैंने मुकम्मल कर ली हुई है, अगर इजाजत हो तो सुनाऊं। आपसे मैं क्यों इजाजत मांग रहा हूं, मैं खुद डायरेक्टर हूं, मैं सुनाऊंगा। लो जनाब, टॉप से कैमरा ओपन होता है तो एक सुनसान गली दिखाते हैं, क्रेन नीचे आती है, फॉलो करती है, तो एक बूढ़ा बंदा हाथ में कागज लिए हुए एंटर होता है फ्रेम में।
सही पीछे से गिद्दड़ बोल रहे हैं और वक्त दोपहर का है। है। आप लोग कहते हैं कि कोई नई चीज नहीं आप फिल्म में दिखाते, ये जरा देखे क्या नई चीज है, दोपहर को गिद्दड़ बोल रहा है। हालांकि गिद्दड़ हमेशा रात को बोलता है, उसको दोपहर को बुलवाने के लिए बड़ा कन्विंस करना पड़ता है, ये होती है डायरेक्शन। अब गिद्दड़ को दोपहर के वक्त ये महसूस करवाना कि रात का समय है और उससे फिर चीख निकलवा लेना, ओ ये है मेरी ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म। अब जब गिद्दड़ बोला है तो हमने देखा है कि बाबा फ्रेम से निकल गया है राइट साइड। अच्छा घर की छत पे कैमरा रख के हमने कैमरा जब बेड़े में मारा है तो बाबा एंटर हुआ है। इधर से एक खातून घर की मालकिन जो है वो एंटर हुई है। जब वो करीब आके दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो फिर ओपन होता है कि ये मियां बीवी हैं। उससे पहले महसूस नहीं होने दिया हमने कि बाबा किसके घर में बढ़ गया। लो जनाब, बाबा जब उसके हाथ में वो कागज पकड़ाता है तो वो जोर से कानों पे हाथ रख के चीखती है खातून, नहीं। अच्छा। इस महीने फिर 12,000 बिजली का बिल। कट करके हम दिखाते हैं कि बाबा बिजली के मीटर के ऊपर हाथ रख के रो रहा है, ओए मीटरा, ओए इन्नी तेज ते गरीब दियां रगां च खून नहीं दौड़दा जिन्नी तेज तू दौड़ना तू दौड़ना तू दौड़ना। ये जरा देखे कर्मा आलिए, बंद कर दे पखे ते बत्तियां, होण दे गर्मी नाल बेहोश, लड़न दे मैनू डेंगी मच्छर, आन दे मेरे मत्थे ते पसीना, और मैं बिल नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। कट करके दिखाते हैं बाबे का पुत्र जो कि फिल्म का हीरो है, गंडासा लेके घर में दाखिल होता है, नहीं अब्बा नहीं, अब्बा तेनू इस मीटर दे पैरी पैण दी कोई लोड़ नहीं, मैं आज दे वड्डियां नाल गल करांगा। एमटी में वो घोड़े पे छलांग लगा के बैठता है, ठम सॉरी, पिंड की नुक्कड़ पे पहुंच के हीरो का घोड़ा ट्रांसफार्मर के गिर्द चक्कर लेने शुरू करता है, और हीरो ट्रांसफार्मर के साथ डायलॉग बोलना शुरू करता है, ओए ऊंचियां जगह ते बह के गरीबां दे बिल्लां दे फैसले करन आलिया, ओए मैनू दस, ओए मैं 12,000 दा बिल किथों देंगा, ओए मेरा ते टोटल कारोबार 250 दे गंडासे नाल चलदा है, ओए बोलदा क्यों नहीं? ट्रांसफार्मर के साथ चमड़ जाता है, घोड़े को भी हल्की सी करंट महसूस होती है, वो हीरो की टांगों में से निकल के दौड़ता है घर की तरफ, उसके बाप को बताने के लिए कि अब्बा, ओए तेरा पुत्र ट्रांसफार्मर में चमड़ गया। कट करके हम ट्रांसफार्मर पे फिल्म के टाइटल शुरू करते हैं, वापदा का इंतकाम। कट करके गली में दिखाते हैं हीरो का बाप दौड़ता हुआ आ रहा है और उस पर गाना ओवरलैप हो रहा है, बिल दिखाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।